फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो आपका 22 जुलाई को है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो हम लोग एक 11th क्लास का कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, सो लेकर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली हम लोग एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आपका कंप्यूटर सिस्टम से आपका जो है एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉपिक है, जिसमें आपका 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। आपका सेम टू सेम आपका पॉइंट भी देखने को मिलेगा एज जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 से 5 मार्क्स का आपका जो है कंप्लीट होने वाला है अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आप भी देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें आपका पहला चीज़ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कि आपका कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर जो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट यानी आउटपुट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो प्रोग्राम किया हुआ है, एक्सेप्ट करता है आपका डेटा इनपुट को, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट जनरेट करता है जो हमको आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है। इसी को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. A computer along with additional hardware and software together is called computer system. आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि एक कंप्यूटर along with additional hardware and software together is called as, फिर आपका ऑप्शंस रहेगा उसमें आपको क्लिक करना है कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें। यह क्वेश्चन आपका पूछा भी गया बीपीएससी 3.0 में कि एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइजेज एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर के पास प्राइमरी जो एलिमेंट्स होता है वो आपका पहला आपका सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू के बाद आपका मेमोरी होता है, उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है एंड स्टोरेज डिवाइसेस होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक कंप्यूटर सिस्टम comprises as central processing unit, memory, input output devices and storage devices, ठीक है। All these components function together as a single unit to deliver the desired outputs। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम्स कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। कंप्यूटर सिस्टम जो आपका वेरियस फॉर्म एंड साइजेस में आपका अवेलेबल है। इट कैन बी वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स और ये स्मार्टफोन्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपका यहाँ पे आपका डायग्राम मेंशन है सीपीयू का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीयू में आपका क्या क्या चीज़ अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइसेस है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें आपका प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू का आपका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होगा जिसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी होगा, कंट्रोल यूनिट होता है, आपका एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम्स का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें सीपीयू के रिगार्डिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ए कंप्यूटर्स that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computers। ये आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको वहाँ पे आंसर क्लिक करना है सीपीयू, ठीक है। फिजिकली ये सीपीयू कैन, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, इसी को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो आपका सीपीयू होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। फिजिकली ये सीपीयू कैन बी पैलेस ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब सीपीयू कैन बी पैलेस
ऑन वन और मोर माइक्रोचिप जो होता है इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। और जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, पहला चीज डिस्कस कर लिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है उस सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू जो पैलेस करता है वन और मोर माइक्रोचिप इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है यह आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वह क्या चीज़ का होता है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे आंसर करना है कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीपीयू से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। ओके, सीपीयू देन फेच द प्रोग्राम एंड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। ये आपका इसका फंक्शन हो गया, कैसे काम करता है। ठीक है, While processing, the CPU store the data as well as instruction in its local memory called registers. Registers क्या होता है? CPU जो स्टोर करता है डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी में उसी को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे जैसा आपका पॉइंट लिखा हुआ है सेम टू सेम आपका जो वहाँ पे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको चेंजेज वहाँ पे नहीं किया जाता है। तो while processing the CPU store the data as well as instruction in its local memory called registers. Register are the part of the CPU chip and they are limited in size and number. रजिस्टर जो होता है आपका पार्ट होता है CPU चिप का और वह लिमिटेड होता है इन साइज एंड नंबर में। ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, अदर देन द रजिस्टर्स मतलब रजिस्टर के अलावा जो आपका होता है जिसमें आपका सीपीयू के पास आपका दो मेन कंपोनेंट होता है। ये आपका इम्पोर्टेंस है कि सीपीयू के पास कुल कितने कंपोनेंट होते हैं, तो सीपीयू के पास आपका दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपका एएलयू होता है जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं और दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि सीपीयू के पास कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, एक एएलयू है दूसरा आपका सीयू है। अब एएलयू का फंक्शन क्या है, तो एएलयू परफॉर्म करता है ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। ठीक है, और जो सीयू होता है कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशंस इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो आपका कंपोनेंट क्या होता है आपका सीपीयू का। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि जो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आप देख लिए कि सीक्वेंस करता है एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 3.2.0 में कि सीपीयू को पॉपुलरली नोन एज क्या होता है, तो वह आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, CPU is also popularly known as microprocessor। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइस देख ले। इनपुट डिवाइस आपका गिवन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, सारा आपका जो है इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, सब आपका क्या है इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइसेस मतलब होता है द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस। कहने का मतलब इनपुट डिवाइसेस जो होता है यह कंट्रोल सिग्नल जो आपको सेंड करता है कंप्यूटर को, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दिस डिवाइसेस कन्वर्टेड द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म डेटा एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यह आपको कन्वर्ट करता है इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म में, कि जो भी यूजर के द्वारा जो दिया जाता है रिक्वेस्ट या डेटा दिया जाता है उसको वह डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी को हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस इज टेम्पोररी स्टोर इन द मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब जो आपको डेटा इंटर करता है इनपुट डिवाइसेस में उसको तो कहीं ना कहीं स्टोर कर किया जाएगा, टेम्पोररी स्टोर किया जाएगा, तो जिसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रैम बोलते हैं। ठीक है,
For permanent storage and future use, data as well as instruction are stored permanently in additional storage location called secondary memory. अगर आपको परमानेंट स्टोर करना है तो परमानेंट स्टोर जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिए कि इनपुट डिवाइसेस होता क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, और जो आपका इनपुट डिवाइसेस आपका स्टोर क्या होता है। ठीक है, तो आपका टेम्प्रोरी जो आपका स्टोर होता है आपका रैम में होता है। तो यहाँ पे आपका कुछ आउटपुट डिवाइसेस गिवन है, जैसे डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये सब आपका आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है, यह आपका यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो आपका यूजर का जो डेटा जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस होता है, जो आपका डिजिटल फॉर्म में डेटा है उसको आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो यूजर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन ETC इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यह आपको कन्वर्ट करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और जो आपका इनपुट डिवाइसेस होता है वो आपको इनपुट डिवाइसेस जो होता है वो आपको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल को फिर ह्यूमन में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल्स हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है आपका आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप्स देख ले प्रिंटर्स का। यहाँ पे गिवन है कि प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस टू गेट आउटपुट इन द फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म में करने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स, ये अभी आपको पूछा जा सकता है कि 3 तरह का आपका जो है प्रिंटर्स का टाइप्स होता है। एक होता है आपका इंकजेट, लेजर जेट, और आपका एक डॉट मैट्रिक्स होता है। 3 तरह का हो गया, इंकजेट, लेजर जेट, आपका डॉट मैट्रिक्स। Nowadays there is a new type of printers called 3D printers, जो अभी यूज हो रहा है आपका, वो आपका 3D printers यूज हो रहा है। ठीक है, which is used to build physically replicate digital 3D design. These printers are being used in manufacturing industries to create prototype of products. Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. ठीक है, तो प्रिंटर आपका 3 तरह का होता है, इंकजेट, लेजर जेट और आपका डॉट मैट्रिक्स। नाउअडेज जो है आपका 3D प्रिंटर्स का जो आपका ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इवेल्युएशन ऑफ ए कंप्यूटर्स। ठीक है, इवेल्युएशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स। पहला आपका आया था अबकाश। Computing the attribute to invention of Abkhaz almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation. Simply आपको arithmetic calculation करने के लिए जो है अबकाश का हम लोग यूज करते थे। जो पहले आया था 500 BC पहले। पास्कलाइन उसके बाद आया 1642 में। पास्कलाइन में क्या हुआ कि ब्लेजी पास्कल इन्वेंट किया मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको हम लोग पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं। इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वह सारा चीज़ हम लोग करते थे पास्कलाइन में। इसके बाद आपका एनालिटिकल इंजन आया 1834 में। एनालिटिकल इंजन जो है आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। एनालिटिकल इंजन यह भी आपका मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज़ कंसिडर्ड टू द फॉर्म ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट आपका टेबुलेटिंग मशीन। इसके बाद आपका टेबुलेटिंग मशीन आया एनालिटिकल इंजन के बाद। यह हर्मन हुलरिथ डिजाइन टू ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर टू द पंच कार्ड। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। यह फर्स्ट जो है टेबुलेटिंग मशीन जो आया था, यह आपको पहला स्टेप दिया था टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद आपका ट्यूनिंग मशीन आया। The tuning machine concept was general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card. ओके, उसके बाद आपका 1945 में आपका EDVAC और ENIVAC आया।
जो जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन द मेमोरी। द EDVAC and then the ENIAC computer was the developed based on this concept। EDVAC और ENIAC जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा लाया गया था। इसके बाद आपका 1947 में आपका ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर डेवलप एट द बेल लेबोरेटरी यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है। इसके बाद आपका 1970 में जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है आपका सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम का साइज जो है आपका छोटा होने लगा। ठीक है। और जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आपका, ये आपका सिलिकॉन से बना हुआ था, सिलिकॉन चिप का होता है। ठीक है। जो आपका IC होता है आपका सिलिकॉन चिप का होता है, सिलिकॉन चिप। और जो आपका ट्रांजिस्टर जो होता है ये आपका वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स को जो आपका रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। 1947 में, फिर 1970s में आपका जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। ये आपका जो है इवेल्युएशन है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कास है, पास्कलाइन है, एनालिटिकल इंजन है, टैबुलेटिंग मशीन है, ट्यूनिंग मशीन है, EDVAC और आपका ENIAC है, ट्रांजिस्टर है और आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे गिवन है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ए मेमोरी स्टोर डेटा एज द प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड commonly operated channel to send receive the output devices। ठीक है। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ए कंप्यूटर इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स। तो आपका ENIAC का जो आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ए कंप्यूटर। यह आपका फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर गिवन है। यहाँ पे इनपुट है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, फिर आपका ये आउटपुट है। ड्यूरिंग द 1970 द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए कंप्लीट, ठीक है, CPU ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपका ट्री 2.0 में पूछा गया है। ठीक है। CPU ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। मॉडल ऑफ प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल इन ए सिंगल माइक्रो चिप। In 1980s, the processing power of computers increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip, termed as very large scale integration। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट जो आपका है या कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में है। आप यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लो अभी कि कंप्यूटर सिस्टम नीड टू मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी also called as storage devices is used to store data and instruction and result permanently for future uses। जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है ये आपको परमानेंट स्टोर करता है। जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है ये आपका टेम्पोररी स्टोर करता है। ओके। यूनिट ऑफ ए मेमोरी, ए कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। बाइनरी डिजिट आपका 0 और आपका 1 होता है, विच आर बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट्स। ओके। जो आपका 4 बिट जो होता है ये आपका इक्विवेलेंट होता है 1 निब्बल के बराबर होता है। ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड एज निब्बल। ठीक है। 4 बिट बराबर जो होता है आपका 1 निब्बल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो आपका बिट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 4 बिट जो होता है यह बराबर होता है आपका 1 निब्बल का। ओके। और जो आपका 2 निब्बल वर्ड जो होता है, 2 निब्बल जो होता है उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं।
8 बिट वर्ड इज कॉल्ड एज बाइट। ठीक है, जो आपका 8 बिट जो होता है आपका 1 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कुछ यहाँ पे यूनिट गिवन है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा। इसमें KB 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आपका 1 KB जो होता है यह आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB जो होता है आपका 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB जो आपका होता है 1024 MB के बराबर होता है। और आपका 1 TB जो होता है टेराबाइट्स ये आपका 1024 GB के बराबर होता है। इसी प्रकार पेटाबाइट्स होता है ये 1024 TB के बराबर होता है। एक्जाबाइट जो होता है आपका 1024 पेटाबाइट्स के बराबर होता है। 1 जेटाबाइट जो इक्वल होता है 1024 EB का। 1 एटाबाइट जो होता है इक्वल होता है 224 ZB का। ठीक है, तो 1 योटाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 ZB जेटाबाइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा यह भी आपको पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया। ठीक है, एक प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसमें एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। द CPU इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। CPU जो होता है आपका डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है आपका प्राइमरी मेमोरी से ही। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का होता है, एक इसमें आपका रैम होता है और दूसरा आपका रोम होता है। प्राइमरी मेमोरी में आपका दो होता है, एक रैम होता है और एक आपका रोम होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड जो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम आपका वोलेटाइल होता है। एलोंग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन द डेटा इन इट, बट as soon as the power supply is turned off all the components of a RAM are wipe out। कहने का मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कट होता है तो जो भी डेटा आपका रैम में होता है वह सारा आपका ख़त्म हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। लेकिन इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली बाय द कंप्यूटर वर्किंग whenever the computer is started or a computer application is launched। The required program and data are loaded into RAM for processing। रैम जो होता है यूजुअली रिफर्ड होता है मेन मेमोरी में एज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और आपका स्टोरेज डिवाइस। तो मेन पॉइंट हो गया आपका रैम का कि रैम जो है आपका वोलेटाइल होता है। ठीक है, और दूसरा बात कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होता है तो आपका जो भी डेटा होता है वो आपका वाइप आउट हो जाता है। लेकिन जो आपका रोम होता है यह आपका नॉन वोलेटाइल होता है, विच मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन द पावर इज टर्न ऑफ। अगर पावर ऑफ हो गया तो रोम में जो आपका डेटा स्टोर रहता है वो आपका डिलीट नहीं होता है, लेकिन रैम में जो आपका डिलीट हो जाता है। रैम वोलेटाइल होता है और आपका रोम जो होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, यह परमानेंटली स्टोर करता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है? रैम इज़ द फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज द फास्ट एज कंपेयर कंप्यूटर प्रोसेसर। सो बिकॉज ऑफ रैम ए CPU many have to slow down to speed of the operation of the CPU। very high speed memory is balanced between the CPU and primary memory known as cache। जो CPU एंड प्राइमरी मेमोरी के जो बीच में होता है इसी को हम लोग कैच बोलते हैं। अब वेरी हाई स्पीड होता है। ठीक है, इट स्टोर द कॉपी ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन थस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू द एक्सेस डेटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो जो कैचेस जो होता है ये CPU और रजिस्टर्स के बीच में होता है। अब बहुत ही आपका क्या होता है फास्टेस्ट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इज आइदर वोलेटाइल रैम, रीड ओनली मतलब रोम। थस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स
ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरीज फॉर परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूजेस। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है आपका, यह परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD DVD हो गया, मेमोरी डेटा हो गया, टैप ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, SSD हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU। जो आपका CPU होता है और जो मेमोरी होता है, इसमें जो आपको डेटा का ट्रांसफ़र होता है। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, डेटा आर ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर बस यूजिंग फिजिकल वायर कॉल्ड बस। बस क्या होता है? जो वायर होता है, फिजिकल वायर होता है, उसी को हम लोग बस बोलते हैं। जैसे बस इज यूज फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन USB पोर्ट एंड हार्ड डिस्क बिटवीन हार्ड डिस्क एंड मेन बस। बस आपका 3 तरह का होता है। एक आपका डेटा बस होता है, ठीक है। दूसरा आपका एड्रेस बस होता है, डेटा बस, एड्रेस बस। और तीसरा आपका जो होता है कंट्रोल बस होता है। बस क्या होता है? फिजिकल वायर, जो कलेक्शन ऑफ फिजिकल वायर, इसी को हम लोग बस बोलते हैं। बस आपका 3 तरह का होता है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस जो होता है आपका ट्रांसफ़र करता है डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, इज कॉल्ड डेटा बस। एड्रेस बस क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है एड्रेस बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो आपका एड्रेस का जो ट्रांसफ़र करता है वो आपका एड्रेस बस करता है। ठीक है। The address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर लें कि जो आपका कंट्रोल बस क्या होता है। जो आपका कंट्रोल बस होता है वह कम्युनिकेट करता है कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल बस होता है आपका कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है कंट्रोल सिग्नल के साथ। ठीक है। ऑल दिस 3 बसेस कलेक्टिवली मेकअप बस सिस्टम बसेस। फिगर 1.8 में गिवन यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंपोनेंट थ्रू सिस्टम बसेस। यहाँ पे CPU हो गया, मेमोरी में आपका कंट्रोल बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया, ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। द CPU पैलेस ऑन द एड्रेस बस द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फॉर विच इट वांट टू रीड डेटा और राइट डेटा। While executing the instructions, the CPU store the read or write signals through the control signal। ठीक है। A CPU mainly require the read data from the main memory or write the data to main memory। A data bus is bidirectional। डेटा बस जो होता है आपका क्या होता है? बाईडायरेक्शनल होता है। ठीक है। बट द कंट्रोल बस आर यूनिडायरेक्शनल। जो आपका कंट्रोल बस होता है यह आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। टू राइट द डेटा इनटू मेमोरीज द CPU पैलेस द डेटा एज द डेटा बस while the written in the specific address provided through the address bus। ओके, यहाँ पे बस के बारे में हो गया, आपको याद ध्यान रखना है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आपका डेटा बस। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इन अर्लियर डे ए कंप्यूटर CPU used to occupy a large room or multiple cabinets। However, with under advertisement technology, the physical size of CPU has reduced। It is now possible to place CPU on a single microchip only। इसमें क्या होता है? CPU as a single microchip only is called microchip। A processor which implement on a single microchip is called microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? जब आपका सिंगल माइक्रोचिप होता है, ये आपका कलेक्शंस होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। CPU हैज़ सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क प्रोवाइडेड डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर लिए कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपका फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है,
तो इसमें चिप का टाइप जो आपका LSI है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ड का साइज आपका 4 या आपका 8 बिट का है। मेमोरी का मैक्सिमम मेमोरी साइज आपका 1 KB होता है। क्लॉक स्पीड 108 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। कोड क्या होता है, सिंगल होता है। यहाँ पर इंटेल 8080 इसका क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था 3.2.0 में इसी चार्ट से रिलेटेड। जो आपका सेकेंड जनरेशन है, इसमें आपका 1 MB का मैक्सिमम साइज है और इसमें इंटेल 8085 का यूज हुआ है। इंटेल 8085 सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन 16 MB जो है इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज है और आपका इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है, इंटेल 8086। इसके बाद फोर्थ में जो आपका 4 GB इसका मेमोरी का मैक्सिमम साइज है, इंटेल 80386, इंटेल 80386। जो आपका फिफ्थ जनरेशन है, इसका साइज आपका 64 GB है। ये आपका कोर जो है इसका आपका सिंगल कोर है, पेंटियम और सेलेरॉन अजेरन का बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में इंटेल 8080, सेकेंड जनरेशन में इंटेल 8085, थर्ड जनरेशन में इंटेल 80386, फोर्थ जनरेशन में तो आपका है ही नहीं। जो आपका फर्स्ट जनरेशन है उसमें आपका 1 KB मेमोरी का मैक्सिमम साइज है। सेकेंड जनरेशन में आपका 1 MB है साइज। जो आपका थर्ड जनरेशन है इसमें आपका 16 MB है। जो आपका फोर्थ जनरेशन है इसमें आपका 4 GB है। जो आपका फिफ्थ जनरेशन है इसमें 64 GB है। उसमें क्या आपका 64 GB है। ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे अच्छे से इस चार्ट को स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं।